अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने प्रीवियस सेशन में जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल को एनालाइज किया है। 2 into 2 मॉडल, 2 फर्म्स, 2 कमोडिटीज एंड 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मॉडल को डिस्कस किया है। जस्ट वेट अ मिनट। अब हम प्रेजेंट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। The reference of this lecture is from the book of Modern Microeconomics by Corsianus, chapter 23 है इसमें। अब welfare economics. Now when we are familiar with the instrument Edgeworth-Box, जो अभी हमने प्रीवियस एनालाइज किया है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में एजवर्थ बॉक्स के जरिए, दो चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट है। एक है एजवर्थ बॉक्स और दूसरा परेटो ऑप्टिमैलिटी। ये आपको देखेंगे पूरे कोर्स में, ये आगे आपको फर्दर नजर आती रहेंगी, इसलिए बेसिक्स को ज़रा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। नाउ व्हेन वी आर फैमिलियर विद द इंस्ट्रूमेंट एजवर्थ बॉक्स टू डू द जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, we start our quest by understanding different theories regarding optimum solution. ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए या एफिशिएंसी के लिए आज हम एक आप कह लें कि सीक्वेंस वाइज थ्योरीज जो हैं वो स्टडी करते हैं कि मतलब इनकी बेसिक थ्योरी कैसी थी, इनमें कैसे अमेंडमेंट्स आती रही, कैसे इंप्रूवमेंट आती रही, वेलफेयर थ्योरीज अबाउट वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो उनमें से कुछ को आज हम डिस्कस करेंगे, बाकी जो है वो फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मॉडल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज प्रोफेसर एडम स्मिथ मॉडल अबाउट वेलफेयर इकोनॉमिक्स। According to Professor Smith, welfare means an increase in the wealth of the society. अगर सोसाइटी की वेल्थ इंक्रीज होती है तो देयर इज अ वेलफेयर। वेल्थ ऑफ द सोसाइटी इज मेजर्ड बाय जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। So when GNP rises, it will increase the employment as well as the consumption. लेकिन ये जो मॉडल है ये it has assumption, major assumption like distribution of income must be equitable. अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो फिर ये मॉडल इंप्लीमेंट है कि अगर जीएनपी राइज होती है, और जीएनपी राइज होने का मतलब है कि फ्रूट्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ आर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सोसाइटी, कि fruits of this economic growth are equitably distributed among the society, then there will be a increase in wealth of the society, which ultimately increase the welfare of the society. लेकिन अगर distribution of income is unequitable, then this growth may lead to reduction in social welfare. ऐसा हो सकता है ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो और उसके जो फ्रूट्स हैं वो ज्यादा जो हैं वो रिच पीपल एंजॉय कर रहे हो, पुअर तक पहुंच ना रहे हो। सो दिस इज द क्रिटिसिज्म ऑन स्मिथ मॉडल, कि ये स्मिथ मॉडल है ये सिर्फ उस केस में एप्लीकेबल है जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो इक्विटेबल हो, और ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है।
कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्विटेबल हो। ना ही डेवलपिंग कंट्रीज में, ना ही डेवलप्ड कंट्रीज में, हर जगह सेम है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। कुछ कंट्रीज होंगे जहां पे इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये काइंडली माइक ऑफ कर लिया करें, आप लोग डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं। तो स्मिथ मॉडल अबाउट वेलफेयर इकोनॉमिक्स, दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ कि स्मिथ मॉडल अबाउट वेलफेयर इकोनॉमिक्स ये है, वेलफेयर मीन्स एन इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ द सोसाइटी, एंड वेल्थ ऑफ द सोसाइटी increases when GNP increases, and when GNP rises it will increase the employment as well as the consumption. employment भी increase होगी आपका और consumption level भी increase होगा, obviously it will enhance the living standard of the people. लेकिन शर्त क्या है, distribution of income must be equitable. Smith's model is only applicable when distribution of income is equitable. In case of unequitable distribution of wealth, growth may lead to reduction in social welfare. और ऐसा हो सकता है कि ग्रोथ के नतीजा में सिर्फ कुछ आप कह लें कि सिर्फ एलीट सोसाइटी या रिचेस्ट सोसाइटी जो है वो उसके फ्रूट्स को एंजॉय कर रही हो, और बाकी पब्लिक तक जो है वो जो मेजोरिटी पॉपुलेशन तक है वहां तक उनका कोई भी असर ना जा रहा हो। तो इस केस में आपकी सोशल वेलफेयर जो है वो इंक्रीज होने की बजाय रिड्यूस होगी। So this model did not, you can say that, did not explain how welfare will increase in case of unequal distribution of wealth. Then the second model about welfare economics is Bentham's model. ये प्रीवियस मॉडल में किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। इट वाज वेरी सिंपल। Bentham model, it has the concept for welfare, we mean greater good for greater number. ये इसकी एक मेजर आप कह लें assumption है, या मेजर इसका आप कह लें कि सेंटेंस है, ग्रेटर गुड्स फॉर द ग्रेटर नंबर, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज भी ज्यादा हो और ज्यादा लोगों के लिए भी हो। greater goods for the greater number. To illustrate the Bentham's criterion, let us assume that society consists of three individuals. Society consists of three individuals, A, B and C. तीन individuals हैं. So welfare of the society ultimately depends upon the wealth. अगर तीनों की वेल्थ में इजाफा होगा या इनका वेल्थ का जो समेशन है उसमें इजाफा होगा तो वेलफेयर में इजाफा होगा। So their wealth is equal to UA plus UB plus UC. Utility of A individual, utility of B individual plus utility of C individual. So according to Bentham, change in wealth means change in welfare. If change in wealth is greater than zero, then there will be an increase in welfare. And if change in wealth is less than zero, then there will be a reduction in the welfare. And if change in wealth remains same, then welfare will also remain same. So according to Bentham, when delta W means change in wealth is greater than zero, only if, कब होगी, when change in the utility of A plus change in the utility of B plus change in the utility of C, इनका जो sum है that must be greater than zero. That must be greater than zero.
अब ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, ग्रेटर देन 0 आपके सामने लिखी हुई है। अगर आप इनमें से किसी फिगर को राइट साइड पे ले जाते हैं, साइन चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी ले लेते हैं, जैसे आगे मेंशन है नेक्स्ट बुलेट्स में, लेट यूए यूटिलिटी ऑफ ए इंडिविजुअल एंड यूटिलिटी ऑफ बी इंडिविजुअल इंक्रीजेज while the utility of C individual decreases। तो इस केस में अगर यूटिलिटी ऑफ ए और यूटिलिटी ऑफ बी का जो सम है दैट इज ग्रेटर देन द यूटिलिटी ऑफ सी, then we will say that there is an increase in the wealth, so the welfare is also increased। बेंथम के मुताबिक अगर तो जैसा 3 इंडिविजुअल है, मैं आसान वर्डिंग में आपको एक्सप्लेन करता हूं। 3 इंडिविजुअल हैं, अगर उनकी वेल्थ का सम जो है, अगर उनकी यूटिलिटी तीनों की इंक्रीज हो रही है तो वेल्थ इंक्रीज हो रही है, अल्टीमेटली वेलफेयर इंक्रीज हो रही है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ की वेल्थ यूटिलिटी इंक्रीज हो, कुछ की डिक्रीज हो। तो लेट्स सपोज के दो इंडिविजुअल्स की जो है ना यूटिलिटी में जो चेंज आता है वो इंक्रीज हो जाता है और एक की यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन कर जाती है। तो अगर जो यूटिलिटी इंक्रीज हुई है उसका सम जो है वो ग्रेटर है जिसकी यूटिलिटी डिक्रीज हुई है उससे, तो ओवरऑल वेल्थ तो इंक्रीज होगी ना, तो वेलफेयर इंक्रीज होगी। पॉइंट क्लियर है ये वाला? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। लेट सही है। पीछे वाला बेटा जी जी दोबारा बता देता हूं, देख लें। कंसेप्ट वही है, वेलफेयर कब इंक्रीज होगी? जब चेंज इन वेल्थ जो है वो इंक्रीज हो। चेंज इन वेल्थ इज ग्रेटर देन 0। यहां पे अज्यूम किया कि इकोनॉमी में 3 इंडिविजुअल्स हैं। अगर यस सर। तीनों की यूटिलिटी में इजाफा होता है तो ऑब्वियसली वेल्थ में इजाफा होगा, विच विल अल्टीमेटली इंक्रीज द वेलफेयर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ की वेलफेयर, कुछ की यूटिलिटी इंक्रीज हो, कुछ की डिक्रीज हो। कि लेट्स सपोज के 2 इंडिविजुअल हैं, उनकी यूटिलिटी में इजाफा होता है जबकि एक इंडिविजुअल की यूटिलिटी में कमी आती है। तो ओवरऑल हम देख लेते हैं कि अगर जो जिनकी यूटिलिटी में इजाफा हुआ है वो उनका सम ग्रेटर है जिसकी यूटिलिटी में कमी आई है उससे, तो वो फिर भी ओवरऑल वेल्थ में इजाफा होगा और फिर भी जो है वेलफेयर इंक्रीज होगी। क्लियर है पॉइंट बेटा? यस सर, थैंक यू सर। Okay, all right. Now, we assume another case. We will say that there is an increase in the wealth. ये वही explain किया हुआ जो मैं already explain कर चुका हूँ. Let UA utility of A individual and utility of B individual increases and utility of C individual decreases. And the condition is that the summation of utility of A and summation of utility of B increases more than the utility of C decreases. Then we can say that there is an increase in the welfare, so ultimately wealth increases. In other words, 2 individuals are better off while the third one is worse off after the changes has taken place. चेंजेस के बाद जो है 2 इंडिविजुअल जो है वो बेटर ऑफ हुए हैं, एक वर्स ऑफ हुआ है। जो बेटर ऑफ हुए हैं वो ज्यादा बेटर ऑफ हुए हैं एज कंपेयर टू जितना वर्स ऑफ हुआ है। मतलब जो बेटर ऑफ हुए हैं उनकी वेल्थ में या यूटिलिटी में ज्यादा इजाफा हुआ है और जो वर्स ऑफ हुआ है उसकी कम। मतलब आप नंबरिंग में कहना चाहें तो जो बेटर ऑफ हुए हैं उनका सम बन रहा है 20 और जो वर्स ऑफ हुआ है उनका सम बन रहा है 10। उससे भी आसान करना चाहते हैं, तीनों को कह लें कि ए इंडिविजुअल की यूटिलिटी में भी 10 का इजाफा हुआ है, बी इंडिविजुअल की यूटिलिटी में भी 10 का इजाफा हुआ है, लेकिन सी की यूटिलिटी 10 की कमी आई है। तो उन दोनों का जो सम है 20 बनेगा। 20 का गेन हुआ है, 10 का लॉस हुआ है। ओवरऑल वेल्थ में इजाफा हुआ है, वेलफेयर इंक्रीज हुई है। क्लियर है?
Now problem associated with the Bentham model. Who matters more in a society? Who is more deserving? Who is more important in the society? And especially, what if greater goods for greater number not exist? ये जिस पॉइंट पे ये थ्योरी बेस कर रही है, ग्रेटर गुड फॉर ग्रेटर नंबर, अगर वो एग्जिस्ट ना करता हो तो फिर उस बारे में ये थ्योरी खामोश है। हम आगे इसी क्रिटिसिज्म की एग्जांपल लेंगे कि हाउ ग्रेटर गुड फॉर ग्रेटर नंबर नॉट एग्जिस्ट। हम इसी की एग्जांपल लेते हैं कि कैसे ये एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल, let utility of A individual is 200, utility of B individual is 50 and utility of C individual is 30। ये एग्जांपल गौर से सुनिएगा। utility of A individual is 200, utility of B individual is 50 and utility of C individual is 30। तो टोटल यूटिलिटी कितनी बनी? 280। सम कर लिया। लेट्स सपोज चेंज अकर्ड, अगले साल कर लें चेंज अकर्ड। यूटिलिटी ऑफ ए इज 100, यहां कह लें यूटिलिटी ऑफ ए बिकम्स 100 एंड यूटिलिटी ऑफ बी बिकम्स 80 एंड यूटिलिटी ऑफ सी बिकम्स 80 एज वेल, सो दैट टोटल यूटिलिटी इज 260। नाउ सी द सिचुएशन। द फर्स्ट सिचुएशन हैज द ग्रेटेस्ट गुड्स। आप देखेंगे पहले 280 यूटिलिटी थी, अब 260 यूटिलिटी हो गई है। ओवरऑल यूटिलिटी कम हुई है ना, टोटल नंबर ऑफ गुड्स मतलब वेल्थ में कमी आई ना, टोटल नंबर ऑफ गुड्स में कमी आई है। पहले 280 थी, इस साल 260 है। बट द सेकंड इन्वॉल्व्स अ मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्मॉलर टोटल गुड्स अमंग द ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन दूसरा ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर है, ज्यादा नंबरों में डिवाइड हुई है, मतलब ज्यादा लोगों की यूटिलिटी इंक्रीज हुई है। मतलब जो उसका था कंसेप्ट कि ग्रेटर गुड फॉर ग्रेटर नंबर, तो ऐसा तो नहीं है, ग्रेटर गुड तो नहीं हुई, ग्रेटर गुड तो डिक्लाइन हो गई है ना, वो 280 की बजाय 260 हो गई है, तो ये तो स्मॉलर गुड हो गई है। बट फॉर ग्रेटर नंबर, लेकिन उसके फ्रूट्स जो है वो ज्यादा लोगों ने एंजॉय किए हैं। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ये बेंथम मॉडल की जो स्टेटमेंट थी वो उसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं बाय गिविंग एग्जांपल। ग्रेटर नंबर फॉर ग्रेटर गुड्स, अब देखें ना, ग्रेटर गुड्स फॉर ग्रेटर नंबर, ग्रेटर गुड्स वाला तो क्राइटेरिया देखें 280 इज ग्रेटर देन 260, मतलब ग्रेटर गुड तो ना स्मॉलर गुड ही डिक्लाइन कर गया क्राइटेरिया, बट इट इज मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ग्रेटेस्ट नंबर्स। लेकिन ये ज्यादा इवनली डिवाइड हुई ना, देखें कि दो की यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज हुई है, एक की यूटिलिटी डिक्रीज हुई है। तो इस तरीके से हम बेंथम मॉडल को जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो न्यू मॉडल स्टडी करेंगे। जिस तरह मैंने बताया कि ये सीक्वेंस के मॉडल है वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में, हम सीक्वेंस में मॉडल पढ़ेंगे कि पहले कौन सा स्मिथ का मॉडल आया था अबाउट वेलफेयर इकोनॉमिक्स, फिर बेंथम का मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद परीटो ऑप्टिमैलिटी का मॉडल है, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। कोई पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ तक? नो सर सर। ये ग्रेटर गुड और ग्रेटेस्ट नंबर, मैं दोबारा बता देता हूँ इसका। बेंथम मॉडल का जो स्लोगन है, कह लें स्लोगन है या उसकी जो क्लियर स्टेटमेंट है मेजर, वो है, कहता है ग्रेटर गुड फॉर ग्रेटर नंबर, यानी कि ओवरऑल वेल्थ इंक्रीज हो, ज्यादा लोगों के लिए इंक्रीज हो, वेलफेयर वेल्थ इंक्रीज हो और ज्यादा लोगों के लिए इंक्रीज हो। और उसने ये देखो ये कहा है, ये देखें पीछे वाली एग्जांपल जो उसने खुद दी है बेंथम ने, कहता है कि अगर तो सिंपल है, सबकी 3 इंडिविजुअल हैं, सबकी
सबकी यूटिलिटी में इजाफा हो जाता है तो ओवरऑल वेल्थ में इजाफा हो जाएगा, फिर तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता ना। लेकिन अगर अगर दो इंडिविजुअल की यूटिलिटी में इजाफा हो जाए और एक इंडिविजुअल की यूटिलिटी में कमी आ जाए, तो ग्रेटर नंबर, अगर जिनकी यूटिलिटी में इजाफा हुआ है वो ग्रेटर बन रहा है जिसकी यूटिलिटी में कमी आई है उससे, तो ये ग्रेटर नंबर क्लियर हो जाएगा ना। ग्रेटर गुड्स फॉर ग्रेटर नंबर, ग्रेटर गुड्स फॉर ग्रेटर नंबर, मतलब यूटिलिटी वेल्थ इंक्रीज हुई है और उसके इंक्रीज होने के फ्रूट्स जो हैं वो ज्यादा लोगों ने एंजॉय किए हैं। तो उसी को क्रिटिसाइज किया है कि जरूरी नहीं है कि ग्रेटर गुड्स फॉर ग्रेटर नंबर जो है वो हर जगह एग्जिस्ट करे, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर एग्जांपल दी कि कैसे जरूरी नहीं है। ये देखें कि एग्जांपल में बताया कि एक यूटिलिटी ऑफ ए पर्सन 200 है, यूटिलिटी ऑफ बी 50 है, यूटिलिटी ऑफ सी 30 है, जबकि टोटल यूटिलिटी 280 बन जाती है। अब चेंज अकर होती है, यूटिलिटी ऑफ ए जो है वो डिक्लाइन हो जाती है, 100 हो जाती है, जबकि यूटिलिटी ऑफ बी वो भी इंक्रीज हुई है, 80 पे चली गई है, यूटिलिटी ऑफ सी पर्सन जो है वो भी 80 पे चली गई है। ओवरऑल जो यूटिलिटी बनी है वो 260। अब जो ग्रेटर गुड वाला कंसेप्ट है वो है टोटल यूटिलिटी का। वो क्या है? टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी तो डिक्लाइन हुई है, 280 से 260 हो गई है, तो ये ग्रेटर गुड वाला ना हुआ, ग्रेटेस्ट गुड ना हुआ, ये टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन हो गया। बट इट क्रिएट्स ग्रेटर नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, बट इट क्रिएट्स ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन ये कमी हुई है, लेकिन ये इवनली डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ लेके गया है, ज्यादा लोगों में डिवाइड हुआ है। देखे ना, पहले क्या था, एक के पास ज्यादा यूटिलिटी थी, बाकियों के पास कम थी। अब उसके पास कम है लेकिन बाकियों के पास ज्यादा है, दोनों के पास। तो ग्रेटेस्ट गुड वाला कंसेप्ट नहीं है। मतलब अगर आप ग्रेटेस्ट गुड को कहते हैं, ग्रेटेस्ट गुड तब होगी जब 280 इज ग्रेटर देन 260। प्रीवियस वाला ग्रेटेस्ट गुड था, प्रीवियस वाला बिफोर चेंज वाला कंसेप्ट, वो ग्रेटेस्ट गुड बनता है ना, क्योंकि उसमें यूटिलिटी ज्यादा है। लेकिन उसमें ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये वाला ग्रेटेस्ट गुड बनता है क्योंकि इसमें टोटल यूटिलिटी ज्यादा है। ये क्या बनता है? ग्रेटेस्ट गुड। लेकिन इसमें ग्रेटेस्ट नंबरिंग नहीं है ना, ग्रेटेस्ट नंबरिंग किसमें है? ये वाले में। तो जब वो पीछे वाली थ्योरी क्या है, बेंथम थ्योरी कहती है ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबरिंग। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ये ग्रेटेस्ट गुड है, ठीक है, जिसमें टोटल यूटिलिटी ज्यादा है, लेकिन इट इज नॉट फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, इट इज फॉर ग्रेटेस्ट नंबर विच हैज स्मॉलेस्ट गुड, और यू कैन से दैट विच जिसकी टोटल यूटिलिटी जो है वो उसके मुकाबले में कम है, 260। अब बताएं, क्लियर है पॉइंट? जी सर। यहां तक कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट थ्योरी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि बुक को भी साथ में कंसल्ट करना है, और साथ में आपने जो है वो अपने हैंडआउट्स प्रिपेयर करने हैं, स्लाइड्स और बुक्स को मिला के। इस तरीके से आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है, आपका जो भी मेथड है स्टडी करने का आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। मैं अपनी जो है वो आपके लिए सजेशन दे रहा हूँ प्रिपरेशन के लिए, या ये कह लें कि मैं अपना मेथड बता रहा हूँ प्रिपरेशन का। अगर कोई फ़ायदा उठा सकता हुआ है तो इससे उठा लेगा, अगर कोई वैसे किसी और तरीके से प्रिपरेशन करता है तो वो उस पर है। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हुआ तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी जो है उससे डिस्कस कर लेंगे। ये एक स्क्रीनशॉट लेके जो है ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा मदीहा। जी सर। एक स्क्रीनशॉट पार्टिसिपेंट्स का लेकर जो है ना वो ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ओके सर। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।